अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप खासदार साहब? इट्स बिन अ वाइल। मैं बहुत अच्छा हूँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पिछली बार जब हमने ये किया था तो दुनिया स्टैंड स्टिल पे थी कोरोना वायरस की वजह से। हम यूट्यूबर बन चुके थे आपके साथ, बट इट्स बिन अ वाइल एंड 2024 आ चुका है, सो आई थॉट व्हाई नॉट एक कैसे वही एक पीरियड था कि जब बिलाल साहब से इतना वक्त मिल जाता था बैठ के बात करने के लिए उसमें। स्पोकन लाइक ए ट्रू पॉलिटिशियन, स्पोकन लाइक ए ट्रू पॉलिटिशियन। मिस्टर जलील, कैसे रहे आपके पिछले 3 साल? क्योंकि हमने 3 साल पहले ये वीडियोस अपलोड किए थे एंड वो टाइम कोविड था, एंड देन उसी के बाद एक्चुअली आपका एमपी टर्म शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सही है। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि वैसे तो एमपी टर्म 5 साल का होता है, लेकिन मुझे सिर्फ 3 ही साल मिले थे, क्योंकि मैं जैसे ही आया था तो पीछे से मोदी जी ने कोरोना का वायरस छोड़ दिया था, तो 2 साल मेरे वैसे ही निकल गए थे। तो 3 साल का इफेक्टिवली मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसके अंदर। लेकिन एक्साइटिंग था, मज़ा आया, काम किए, जितना लोगों ने उम्मीदें लगाई थी, जितना कर सकते थे उतना करे है उसमें। आपका पॉलिटिकल जो करियर है उसमें 10 साल, वी कंप्लीट 10 years, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 years या ऑफ इट्स अ डेकेड ऑफ इम्तियाज जलील इन यस औरंगाबाद यस। सिटी। क्या बोलना चाह रहे हैं? बंद कर दें? बस नहीं कर नहीं, बंद कर आई मीन 10 साल हो गए हैं, ये बोलना चाह रहे हैं? सवाल से तो ऐसा मेरे लग रहा हाथ में है। होता तो मैं 2 टर्म का रूल बनाता और फिर बैक टू बीइंग विद योर फैमिलीज, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह। मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा कुछ ना कुछ तो कानून होना चाहिए कि मतलब एक नई लीडरशिप डेवलप होना चाहिए और दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए उसमें। एंड 10 years मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार एमपी बन गए हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन मतलब बहुत चैलेंजिंग और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है उसमें। तो बहुत टायरिंग भी होता है उसके अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल निकले हैं, अच्छे से निकले हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। बट टू समराइज, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है, लोग खड़े होंगे और लोग पूछेंगे कि ओ इम्तियाज़ जलील 5 साल में आपने क्या किया, आपने कैसा किया, क्या किया। तो अगर इफ़ आई हैड टू ब्रिंग इट डाउन टू हाईलाइटिंग योर टॉप 3 मोमेंट्स एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप अपने अपने 3 सोचिए, मैं मेरे 3 सोचता हूँ, क्योंकि एज अ वोटर, एज अ सन, एज एवरीथिंग, कि मैंने क्या 3 हाईलाइट्स देखे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 3 हाईलाइट्स आप क्या शोकेस करना चाहेंगे कि ये मेरे टॉप 3 मोमेंट्स थे। देखिए, कुछ दिन पहले मेरे पास ऑल इंडिया रेडियो का एक बंदा आया और उसने कहा कि मुझसे आपका इंटरव्यू लेने का है। इंटरव्यू इन द सेंस, आपको 2 मिनट के अंदर आपको ये बताना है कि आपने 5 साल के अंदर क्या काम किया है करके। मैं बोला 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं 20 सेकंड के अंदर बताना चाहता हूँ करके। और मैंने सिर्फ उसको इतना बताया है कि इस शहर की, ज़िले की जो पहचान थी कि यहाँ पर समाज, जाति, धर्म के बीच में जो दरारें थी और जो हर वक्त एक कम्युनल सोच रखने वाले नेता यहाँ पर हुए थे, तो मैंने उसको 20 सेकंड के अंदर ये बताया कि मैंने इस शहर के अंदर जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की गई थी, उन दीवारों को गिराने का काम किया हूँ मैंने उसमें। और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा सोशल फैब्रिक अच्छा नहीं रहेगा, हमारा सोशल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा, तब तक है तो डेवलपमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड इन्वेस्ट इन अ सिटी जहाँ पर है तो इतनी अनसर्टेनिटी रहे, जहाँ पर कम्युनल इश्यूज रहे। तो ये सबसे रिलेटेड था डेवलपमेंट का इशू। बाकी अब देखिए, मतलब 3 अगर हाइलाइट्स क्या करना है, मुझे खुशी इस बात की है कि जो 3 साल मुझे मिले पार्लियामेंट के अंदर, मैंने 82 सवाल उठाया पार्लियामेंट के अंदर, 82। ओके। और ठीक है, मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास किसी ने कंपेरेटिव स्टडी लेकर आए नहीं और नहीं, करना उन्होंने ये ज़रूरी कहा है। है कि जो मतलब पिछले 20 साल से इसी इसी ज़िले के हमारे जो सांसद थे, मेरे मित्र है, 20 साल के अंदर उन्होंने 44 बार, हाँ। 44 बार है तो वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहे। और जब भी खड़े रहे, उन्होंने कोई डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर कम बात किए है, यहाँ मंदिर बना दो, यहाँ पर ये धार्मिक कार्य कर डालो, ये इस तरह के चीज़ों के लिए उसमें। मैं 84 टाइम्स खड़े रहा तो कभी भी है तो धर्म के बारे में मैंने नहीं बात किया। मैंने है तो पानी के बारे में, किसानों के बारे में, रोज़गार के बारे में, एयरलाइन कनेक्टिविटी के बारे में, रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में, पानी के बारे में, ये इश्यूज़ को मैंने हाईलाइट किया है। ग्रामीण इलाकों के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर जो बच्चे आज भी ज़मीन के ऊपर बैठकर स्कूल में बैठे हुए हैं या उनके ऊपर पक्की छत नहीं है, तो ऐसे मुद्दों को मैंने गवर्नमेंट के सामने लाने की कोशिश की है। कई में मुझे कामयाबी मिली है, कई में नहीं मिली है। इंटरेस्टिंग। तो आपके जो टॉप 3 हाईलाइट मोमेंट्स थे, वन वाज कि आपने तो सोशल फैब्रिक को मेंटेन रखा, या
जो बहुत ख़राब हो चुका था। दूसरा इज़ कि पार्लियामेंट में आपने एक शहर को एक पहचान दी जो पहले नहीं दी गई थी। और पर ऐसी पहचान दिया है कि पता नहीं है मतलब कि कितने लोगों को पहले औरंगाबाद मालूम था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर चले जाइए तो औरंगाबाद की एक पहचान बनी है, सिर्फ इसलिए कि मतलब हमने रियल इश्यूज को वहाँ पर लेकर गए हैं। हाँ, बट ये सब सोशल फैब्रिक्स को एक्चुअली एक एग्जांपल के साथ भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन इट माई सेल्फ। अगर सोशल फैब्रिक को मेंटेन करना है तो पिछले साल जो राम मंदिर में इंसिडेंट हुआ, यू स्टूड आउट अगेंस्ट पीपल दैट वर गोइंग टू क्रिएट केओस। देखो मैं आज भी ये मानकर चलता हूँ कि मतलब वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इस शहर के ज़रिए पूरे देश के अंदर हम एक रायट कैसा करवा सकते हैं करके, एंड आई से दिस विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसके अंदर इसमें पुलिस का रोल था, इसमें गवर्नमेंट का रोल था, एंड आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली। आप सोचिएगा इतनी हिम्मत से अगर मैं बोल रहा हूँगा, क्योंकि ये जब हुआ इंसिडेंट उसके बाद मैंने गवर्नमेंट के पूरे टॉप प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर, डीजी, होम मिनिस्टर, सबको लेटर लिखा कि इसकी एक इंक्वायरी करवाए करके, लेट अस कम टू द ट्रूथ। लेकिन किसी ने भी रिस्पॉन्स, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको करके उसमें। तो आप सोचिएगा कि आप हमारे शहर के ज़रिए, भाई ठीक है इतना बड़ा त्यौहार है, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है रामनवमी का, हम भी उसका आदर करते हैं, लेकिन उसकी आड़ के अंदर जो शहर को जलाने की कोशिश की गई थी, और मैं अकेले मैदान के अंदर जब उतरा था उसके बाद तो बहुत सारे आए उसके अंदर, क्यों गया था मंदिर में जाके, क्यों बैठा था, फिर क्या हुआ, तो ऐसे बोलने वाले हैं तो आपको हमेशा मिलने वाले। उनको तो हम एंटरटेन करते भी नहीं बेस्ड ऑन, क्योंकि हमारे पास जो एविडेंस लेके जो हम बैठे हैं, इट इज़ पेनफुल एंड ट्रैजिक। बट खैर दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल जो सोशल फैब्रिक को मेंटेन करता है कि इम्तियाज़ जलील ने मंदिर को बचाया और हमने वो देखा था रात में। दूसरी चीज़ थी कि जो आपने औरंगाबाद शहर का नाम पार्लियामेंट में रेस किया था और एक कंपैरेटिव स्टडी के हिसाब से। पर मेरा एक सवाल ये है कि पिछले 4 साल से आपको आए दिन लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि जो एक्स एमपी है उनकी गाड़ी पे आज भी स्टिकर लगा हुआ है एमपी का, वो आज भी एमपी वाली हरकतें करते हैं। इनफैक्ट पहले साल में तो कुर्सी के लिए बच्चों की तरह लड़ते थे, अभी वो भी करते हैं, अभी भी करते हाँ। तो आप उनको ऐसा इतना इजीली क्यों, लाइटली इनको आप मतलब ठीक है, थोड़े ग्रैंडफादर लाइक उनके अंदर फिगर है। नहीं ठीक है, मतलब पॉलिटिकल अपने डिफरेंसेस होंगे उसमें, लेकिन मैं रिस्पेक्ट हमेशा से करते आया हुआ हूँ। और तुमसे पहले साल का एग्जांपल दे रहे हैं, अभी भी मतलब अगर 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है तो बाज़ाब्ता सीटिंग अरेंजमेंट होता है कि खासदार फिर आमदार, ऐसा इस तरह के केस में। तो मेरे पहुंचने से पहले मेरे शहर का एक खासदार जाके मेरी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मैं चाहा तो वहाँ पे इशू क्रिएट कर सकता हूँ कि दैट इज़ माय प्लेस करके, लेकिन मैंने आज तक कभी भी नहीं किया। बल्कि स्टार्टिंग के अंदर तो ये हो गया था कि गवर्नमेंट की मीटिंग्स के अंदर जहाँ पर मेरा बोर्ड लगा हुआ है खासदार, और मैं जाके देख रहा हूँ कि यार मेरी कुर्सी के ऊपर तो बंदा बैठा हुआ है करके, तो मैं चाहता तो प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ पे कलेक्टर को कह सकता था कि सर दिस इज़ माय प्लेस करके उसमें, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों के ऊपर कभी भी ये नहीं किया। एक प्रोग्राम तो मेरे को अभी भी याद है, कुछ क्रीडाई का प्रोग्राम था, बिल्डर्स का प्रोग्राम था, और वहाँ पर मैं जाकर बैठा तो मेरे बाजू है तो इत्तेफाक से उनकी कुर्सी थी हमारे खैरे साहब की, तो वो थोड़ा सा लेट आए, और वो जैसे ही आए और उन्होंने देखा कि मेरी कुर्सी उसके बाजू है करके, तो उन्होंने बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मैं इतना एंजॉय कर रहा था कि यार मतलब एक जैसा पति पत्नी के बीच में जैसा ये रहता है यार तो पत्नी वो बना दिया एकदम नाराज होकर ऐसा कि नो आई विल नॉट सिट नेक्स्ट टू दिस पर्सन, तो वो जाके कुर्सी छोड़ कर वहाँ पे बैठे थे। नहीं, उनके अंदर एक अर्ज है, वो बट वो बेचारे 20 साल से थे, तो इट्स वेरी टफ टू लेट गो। मतलब ठीक है, आप एक रिस्पेक्ट करना चाहिए कि मतलब हमारे जिले के थे, कैसे भी थे, मतलब नहीं, पर उससे आपके कार्यकर्ता बहुत नाराज हुए कि खासदार साहब कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं। ठीक है ना, सबका अपना अपना देखने का तरीका है, नज़रिया है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि चलिए यार मेरे से सीनियर लीडर है, 20 साल इस ज़िले की नुमाइंदगी की है, कैसी की है इज इमटेरियल। उसके अंदर लोग ये कहते हैं कि यार उन्होंने कुछ काम नहीं किया है करके उनके बारे में उंगली उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, चुन के किसने दिया है, जनता ही नहीं चुन के दिया है ना उसमें। अब 5 साल के बाद अगर मुझसे सवाल कर रहे हो तुम इम्तियाज़ जलील 5 साल तुमने क्या किए है करके, तो मैं तो लोगों को क्लियर बोलता हूँ, अगर मैंने काम नहीं किया है तो लोगों ने वोट नहीं देना चाहिए। ये राजनीति के अंदर ये रूल बनना चाहिए कि अगर किसी ने काम नहीं किया तो उसको वोट नहीं देना चाहिए उसके अंदर, और ये मेरे लिए भी लागू होना चाहिए। नहीं किया है तो लोगों ने नहीं देना चाहिए। मैट्रिक क्या है कि किसी ने काम किया काम नहीं किया उसको जज करने का? कुछ भी नहीं, लोगों को मतलब देखो सोशल मीडिया के दौर से अपन गुजर रहे हैं उसमें। पहले ये था कि पहले है तो अखबार में आ जाता था कि आपने ये काम किए नहीं किए है करके उसके अंदर।
अब तो ये है कि आप बाहर निकल जाइए, आप क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, आप क्या पहने हुए हैं, क्या ओढ़ के गए हैं, ये हर चीज़ मतलब लोगों के पास है तो इंस्टेंट पहुंच जाती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं करके। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर उस रात अगर सोशल मीडिया के ज़रिए अगर हमने अगर इफेक्टिवली अपना मैसेज कन्वे नहीं कराए होते तो शायद मेरे हिसाब से दूसरे इलाकों के अंदर कुछ मामला गड़बड़ा गया होता, लेकिन हमने इफेक्टिवली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों के अंदर मैसेज पहुंचाया था कि नहीं ठीक है, इतने एरिया के अंदर सीमित है ये, उसके अंदर बाकी सब पीसफुल है करके। तो काम के ताल्लुक से क्या क्या हुआ है ये सब पर सोशल मीडिया के ताल्लुक से तो आप मराठवाड़ा के पहले एमपी हैं जो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर के साथ हैं। जी, कली मेरा ख्याल है वो हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि जो चाहने वाले लोग हैं वो एक्चुअली में मतलब उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे नहीं ये था कि मतलब 1 मिलियन अचीव करना, लेकिन कल किसी ने मेरे पास लेके आया कि मराठवाड़ा नहीं, महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीडर्स का डेटा लेके आया है, तो कोई 10 लाख, कोई है तो 1 लाख है, कोई 1.5 लाख है, कोई 20,000 है, कोई 30,000 है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स भी हैं। और मेरा 1 मिलियन होना तो मुझे भी ऐसा लगा कि ओह समथिंग। नहीं, इसके लिए तो आपकी टीम को कंग्रेचुलेट करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ वासे हो गया, अमर बिन हैदरा हो गए, अशफाक हो गए, ये 3 लोग बच्चे, हाँ यकीनन क्रेडिट उनको जाना चाहिए कि कुछ भी करते हैं तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं। मतलब मैं ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि एक वीडियो का डेटा कल उन्होंने मुझे बताया है जो हमने आदर्श का ये किए थे, वो वीडियो 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने देखना। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैं बोला मेरा कुछ गणित गलत तो नहीं हो रहा है कि इतने सारे लोग एक वीडियो को 1 लाख बार तो आप ही ने देखा होगा। हाँ नहीं, मैं बार मैं तो खोल के ये देख रहा था कि मैं बोला यार ये इसमें ऐसा क्या है करके उसमें। लेकिन इनफैक्ट ये है कि उसके उस वीडियो के अंदर जाने के बाद लोगों की जो मोहब्बत है, हाँ। कि भाई तुम्हारे ऊपर है तो आंसू गैस छोड़ी गई है, तुम्हारी आंख के अंदर धुआं चले गया, तुम्हारे मुंह में है तो पूरा केमिकल चला गया है उसमें, और उसके बाद की जो हालात है, और जो महिलाएं हैं, जो माँ बहनें हैं, जिस तरीके से तुम्हारे को कोई हवा कर रही है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी की बोतल लेके आ रहा है, तो एक अपनाइयत दिखती है उसके अंदर कि तुमने क्या हासिल किया। अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि 10 साल के अंदर तुमने क्या हासिल किया, तो मैं वो वीडियो बताऊंगा कि मैंने ये मोहब्बतें हासिल की है। मुझे एक चीज़ आदर्श स्कैम के बारे में समझ में नहीं आती। मुझे इतना मैं बताता हूँ डिटेल्स क्या क्या मुझे समझ में आए, आप मुझे बाकी क्लियर कर दीजिए। कि आदर्श स्कैम एक कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला था जिसके अंदर एक बैंक के ओनर ने गरीब लोगों से उनकी सेविंग्स लेकर एज फिक्स डिपॉजिट और उनको है तो 13-14% इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था। एंड देन वो सब जब क्लब होकर वापस अपना पैसा मांगने आए, द मनी वॉज गॉन एंड द मनी वॉज गॉन टू हिज फैमिली मेम्बर्स। उनके रिश्तेदारों को उन्होंने लोन दिए, ये करे वो करे, लैंड खरीद लिए एंड ऑल ऑफ दैट। ये दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द स्कैम। अब ये है मेजरली, अब आपका TG तो टारगेट ग्रुप बोलते हैं, सब बोलते हैं कि आपका टारगेट ग्रुप, आपका कोर ऑडियंस जो है वो मुस्लिम्स है। ओके, तो ये आदर्श जो स्कैम है, आदर्श स्कैम में मुस्लिम बैंक होल्डर्स आर 0, आई एम गेसिंग 10 भी नहीं होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतने कम्युनली चार्ज्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पर एक फाइनेंस मिनिस्टर है शहर में, लाइक भगवत कराड़, ही इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी एक चुटकी पे ये काम हो जाना चाहिए था। वाई वुड दे कम टू यू? आपके पास क्यों जाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो मैं थोड़ा सा करेक्ट ये कर डालूँ कि वो बैंक का फ्रॉड नहीं है, वो सोसाइटी का है। ओके, पत संस्था एक अलग चीज़ होती है और बैंक एक अलग है। बैंक के भी बहुत सारे फ्रॉड सामने आए हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर के ये जो मैटर है आदर्श का, ये पत संस्था का है, जहाँ पर तुम रिटायर हो रहे हैं स्कूल से, तुमको पता चल जाता है बैंक के एजेंट को ये रिटायर हो रहा है, इसको पैसा मिलने वाला है, तो वो पैसा उसको ये पता चलता है कि इसने अपनी खेती की ज़मीन बेचा है करके, तो उसके पास जाओ और उसको लालच दो कि भैया मैं तेरे को इतना इंटरेस्ट दूंगा मेरे पद संस्था के अंदर। तो ऐसा करते करते है तो 250-300 करोड़ रुपया उन लोगों ने जमा कर लिए, और उसके बाद है तो लालच दिए। फिर बाद में जब ये मामला सामने आने लगा कि भैया ये तो रिटर्न्स ही नहीं कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है करके, तो वो लोग पूरे जितने भी मतलब इस ज़िले के जितने भी बड़े नेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिनका वोट बैंक हुआ करते थे वो उनके पास गए, तो किसी ने भी उनको एंटरटेन नहीं किया उसमें। मतलब ऐसे भी मैंने बीजेपी के कुछ वर्कर्स को देखा हूँ जो हार्ड कोर बीजेपी के को फॉलो करने वाले थे, लेकिन उनको उनके नेताओं ने खड़े तक नहीं रहने दिया उसमें, बोला नहीं हमारे हाथ में नहीं है करके।
फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने जब सबको आजमा लिए, सबके दर पे जा के बैठ के रिक्वेस्ट कर करके, किसी ने भी जब उनको एंटरटेन नहीं किया, तो फाइनली उनमें से किसी ने कहा कि ऐसे 4-5 लोगों को कि चला अपन एकदा है तो अपन खासदार के पास भी जाके देखेंगे करके उसमें। और वो जब आए, उसमें से एक बच्ची थी जो वहाँ पे उसी बैंक के अंदर काम करती थी और उसका भी पैसा फंसा हुआ था, उसने बहुत सारे डिपॉजिट, वो आई और जिस तरीके से मेरे पास रोना शुरू कर डाली उसने, तो मैं बोला यार ये हाँ बड़ा जेन्यून। वो लड़की जो है वो मुश्किल से है तो 19-20 साल की बच्ची होंगी। 3 दिन तक वो बैंक के नीचे पार्किंग का जो एरिया है, वो पार्किंग के अंदर डर के मारे सो रही थी। घर पे नहीं जा रही थी क्योंकि उन्होंने जिसके लिए डिपॉजिट्स लेके आई थी जिन जिन लोगों से, वो उसके घर पे चक्कर मार रहे थे। फिर एक बुढ़ी आई मेरे पास, बहुत ही एजेड थी, और वो आती मेरा हाथ पकड़ के रोना शुरू कर डाली कि मेरे है तो 1.5 लाख रुपये है और वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है। फिर मैं बैंक में गया, जिसको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा में बात किया, और मैंने कहा कि नहीं, इन लोगों का पैसा मैं दिलवाऊंगा करके उसमें। तो फिर मैं डिटेल के अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि मतलब ये इतना ह्यूज स्कैम है। हम तो सिर्फ एक आदर्श का लिए हुए हैं, ये अक्रॉस महाराष्ट्र नहीं अक्रॉस इंडिया है तो ऐसे फ्रॉड चलते रहते हैं। पैसा किसका होता है? गरीब लोगों का होता है उसके अंदर। तुम्हारा पैसा नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट है नहीं, वो बेचारे इंटरेस्ट की भाई 1% 2% ज़्यादा मिल रहा है, चलो उसके अंदर रखेंगे करके अपने, उनका पैसा कभी नहीं मिलता है वापस। मैं आदर्श का गारंटी दे रहा हूं कि ये पहला केस रहेगा कि आदर्श के ठेवीदारों के डिपॉजिटर्स के पैसे है तो वापस उनको मिलने वाले हैं करके उसमें। और ये क्यों मिलने वाले हैं? मैं सिर्फ एक खासदार इसके अंदर आया है और उसके ऊपर पूरा दबाव डाला गया है कि क्या करने का है, तुम्हारे कोई खरीब के होंगे तो बोलो हम उनका सेटलमेंट। बोला नहीं, पूरे 62,000 जो ठेवीदार है, डिपॉजिटर्स है, उनका पैसा एक एक का पैसा वापस होना चाहिए करके उसमें। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सिस्टम ही इतना करप्ट है कि पूरा डीडीआर ऑफिस मैनेज था, पुलिस वाले मैनेज थे, मीडिया अनफॉर्चुनेटली मैनेज्ड था, उसमें कोई लिखने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। और मैं गया तो और मैंने उनको साफ बोला था कि साम दाम दंड जो भी लगेगा मैं सब इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इनका पैसा तुमको देना पड़ेगा करके। अगर अरे उसमें मैंने देखे, कहीं ना कहीं हर आदमी के अंदर एक इंसानियत होती है। तो मैंने ये नहीं पूछा कि भैया तेरी जात क्या है, हाँ इसमें कितने कौन सी कास्ट के है करके तो मैं है तो डिसीजन लूँगा करके। ये बेसिकली हमारे अंदर एक इनबिल्ट ये है, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि रास्ते के अंदर तुम जा रहे हैं और सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो तुम जाके है तो फ़ौरन अपनी गाड़ी रुकाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको उठा के है तो हॉस्पिटल भेजाते हैं। उससे ये पूछते हैं कि भैया जल्दी से बता मेरे को तू कौन सी जात का है करके, तेरा धर्म क्या है, हाँ तो कौन से उसका है, तभी मैं मदद करूँगा, ऐसा नहीं है उसके। तो मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ये पता चला कि मतलब भाई उसके अंदर तो कोई मुस्लिम्स है ही नहीं, गिनती के मुस्लिम्स होंगे उसके अंदर, बाकी सब गरीब लोग हैं, गरीब की कोई जात नहीं होती है। तो मुझे ये बताइए कि 5 इयर्स में अगर MP इम्तियाज़ जलील को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, लोग बोलते हैं ही इज़ गुड बिकॉज ही इज़ एजुकेटेड, लोग बोलते हैं ही इज़ गुड बिकॉज ही इज़ अग्रेसिव, आप बोलते हैं कि जिसको जो भाषा समझ में आती है मैं उस भाषा में बात करूँगा। तो क्या है आपके मतलब टॉप 3 क्वालिटीज़ एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं ज़मीन से जुड़ा रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि अरे यार मैं अब MP बन गया हूँ तो मैं हवा में चलूँगा करके, और मैं बिल्कुल अकड़ घमंड और ये है कि मैं लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊँगा। मैंने पिछले लगातार डेली मैं जनता दरबार भराता हूँ। तो इनिशियली लोग आते नहीं थे, सोचते थे कि अरे यार MM का खासदार है, अपना काम करेंगे क्या, अपने को सुनेंगे क्या करके। आज मेरे ऑफिस के ऊपर आके कभी देखिएगा, दोपहर में 3 बजे बैठता हूँ मैं, तो कितने सारे लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि अरे यार ये ज़बरदस्ती हमको डराया करते थे कि MM खासदार आल्यानंतर ऐसा हो जाएगा, मुसलमान चुन के आ गया तो ऐसा हो जाएगा करके। उसमें इलेक्शन के वक्त में ये सब चलता है, इलेक्शन होने के बाद आप सबके खासदार रहते हैं। यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कौन लोग आते हैं ये इज़ इमटेरियल उसके अंदर। तो लोग मुझे कैसा डिस्क्राइब करते हैं ये अपने अपने लोगों के हिसाब से, लोग जिस तरीके से जो चश्मा पहने हुए वैसे ही देखते हैं उसमें। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम हाँ, काफ़ी डिस्प्यूट में रहा इन द पास्ट 2-3 ईयर्स। मैं कितने लोगों को पहचानता हूँ शहर के अंदर जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि तो नहीं हम इम्तियाज़ जलील को सपोर्ट करेंगे, पर एक बार उनके मुंह से संभाजी नगर निकल जाए हमारे शहर का नाम, तो दैट इज़ द ओनली डील ब्रेकर फॉर देम। हाँ मतलब देख क्या है मालूम क्या है, एक सेक्शन आपको ऐसा मिलेगा कि अगर मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये किया हूँ कि साहब मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर 200 बेड का एक हॉस्पिटल चाहिए करके उसमें,
और अगर मैंने है तो ये मेरी स्पीच है तो मैंने मेरे फेसबुक पेज पे या सोशल मीडिया के ऊपर चले जाए तो कई ऐसे कमेंट्स रहेंगे कि उसको हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। 200 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है, 400 बेड का हॉस्पिटल, उसको चिंता इसी बात की है कि तूने वहाँ पे है तो औरंगाबाद कैसा बोला, हाँ तूने वहाँ पे संभाजी नगर क्यों नहीं बोला है करके उसमें है। ठीक है, मेरी एक पहचान है, मैं शहर के अंदर पैदा हुआ हूँ उसमें, तो है मतलब देयर कुड बी डिस्प्यूट कि मतलब नहीं आपको ज़बरदस्ती बोलना पड़ेगा करके उसमें। ठीक है, मैटर कोर्ट के अंदर है, अब कोर्ट का क्या फैसला आता है उसमें ये देखना नहीं तो अब मेरा कैलकुलेशन ही, बहुत सारे लोगों का कैलकुलेशन ये है, मेरा मानना ये है कि ये अपकमिंग इलेक्शन में आपने एक नए वोटर बेस को अट्रैक्ट किया है। एक बहुत एजुकेटेड, एक अच्छा जो जात धर्म के आगे सोचता है, और ये ग्रामीण एरिया के अंदर भी है। मैं ग्रामीण एरिया के अंदर भी बहुत सारे फार्मर्स और शेतकरी को पहचानता हूँ जो ये कहते हैं की तो नाही ते चांगला माणूस आहे, त्यांची व्हिडिओ मी बघितले ये। पर व्हाट इज़ योर कॉल टू देम कि भाई वो एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी को वो वोट क्यों दे? क्योंकि ये आपके फर्स्ट टाइम न्यू वोटर्स हैं। ओल्ड वोटर्स तो आपके हैं ही, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिनको आप अभी भी अपील करते हैं, पर अभी आपको एक नए वोटर बेस आपने अट्रैक्ट किया है। एक बहुत सारे लोग जो पहले, अभी एग्जाम्पल वो जो डॉक्टर है अपने, अब उनका नाम लूँगा कि बेचारा टेंशन में आ जाएंगे उन्होंने, डॉक्टर तोतला, तो वो किस तरीके से डर चुके थे, उन्होंने अपने को वोट भी नहीं करे थे, फिर आके उन्होंने जो पर्सनली अपने को बोले थे कि मुझे लगा था कि हमें शहर छोड़ के शिफ्ट हो जाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाद में तुमने अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया है कि नए वोटर्स जो है वो आपने अट्रैक्ट किए हैं। क्यों हुए अट्रैक्ट? चेहरा देख के तो हुए नहीं होंगे, चेहरा भी माशाल्लाह नहीं कुछ ना कुछ तो देखे होंगे ना कि भैया ये आदमी लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, इश्यूज को रेस कर रहा है, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो इस वजह से लोगों को ये लगा कि यार भैया ये तो किसान है ही नहीं, लेकिन किसानों के बारे में सबसे ज़्यादा बोलने वाला लोकसभा के अंदर ये बंदा है करके उसमें, और जो किसान एमपी है वो वहाँ पर खामोश बैठा हुआ है करके। कौन है किसान एमपी? ऐसे बहुत सारे हैं ना, ऐसे बहुत सारे हैं महाराष्ट्र के अंदर उसमें। तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि यार मेरा मुद्दा, मेरी तकलीफ जो है वो वहाँ पर मेरा खासदार बयान कर रहा है। धनगर समाज, धनगर समाज के एमपी, उनके नेता जिनको वो वोट करते आए हैं, उन्होंने किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है इसमें। जरंगे पाटिल, मैंने बोला है इसमें कि एक छोटे से गांव का एक आदमी, मामूली सा आदमी अपने समाज की तड़प लेकर उन्हें रास्ते के ऊपर उतरा, लड़ रहा है, लेकिन अब उसको कैसा कुचला जाए करके ये पूरे राजनीतिक पक्ष एक साथ कैसा हो गए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हमसे बड़ा किसी को होने नहीं देना है करके। और मैं दिल्ली के अंदर ये बोलता था कि आज नरेंद्र मोदी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने सारी पब्लिक को उनकी एक आवाज़ के ऊपर जमा कर सके करके, कि एक गांव का एक छोटा सा आदमी जो है, एक सादा सा आदमी जो है, उसकी एक आवाज़ के ऊपर लाखों लोग सड़क के ऊपर निकल के आ रहे हैं करके। क्या आपको लगता है कि जरंगे पाटिल ने इलेक्शन लड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ, लड़ना चाहिए क्योंकि बेसिकली अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र के नाम के ऊपर हमने सारी ताकतें जो है वो अपने पास रखी, अपने पास मतलब मेरे पास रखा हुआ हूँ मैंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कायदे कानून कहाँ बनते हैं? यहाँ पे बनते हैं। तो अगर बाहर कितना भी आंदोलन कर ले, अंदर अगर तुम्हारी आवाज़ नहीं, अंदर तुम अगर लड़ नहीं सक रहे हैं तो फिर क्या मतलब आ रहा है? तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे लड़ना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए, क्योंकि वहीं पे फैसला होने वाला है, रास्ते के ऊपर फैसला नहीं होने वाला। हम कितने भी ऐसे आंदोलन कर ले उसमें, लेकिन अगर तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर ही आवाज़ नहीं है, तो जरंगे पाटिल जैसे जेन्युइन लोग जो है, अपने समाज के लिए सोचने वाले, लड़ने वाले हैं, वो लोगों ने बिल्कुल ये इस बारे में विचार करना चाहिए। लोग हालांकि इस डिसीजन को भी क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एक तबका ऐसा बैठा हुआ है कि वो सिर्फ उसका काम ही यही है कि बिलाल ने वाइट क्यों पहना, ब्लैक क्यों नहीं पहना है उसमें। उसको सिर्फ क्रिटिसिज्म दिखता है, उसको सिर्फ आलोचना करना आता है, तो वो आलोचना को ऐसा बोलना चल इजी। तो ये आने वाला इलेक्शन, डू यू थिंक ये जो लोकसभा है औरंगाबाद का, यहाँ पर लोग धार्मिक रिलीजियस इश्यूज को क्रॉस करके वोट करेंगे? मेरे हिसाब से वो करने का वक्त आया है करके। और अगर नहीं करेंगे
तो देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, फिर वही मुद्दों के ऊपर झगड़े करो, उसमें हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, खान बान, यही मुद्दों के ऊपर रहेगा उसके अंदर। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं उसका रियलाइजेशन हो चुका है कि नहीं यार, मतलब अगर यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी तो मेरे बच्चे को नौकरी लगेगी, यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आएंगे तो मेरा बच्चा अच्छा पढ़ सकेगा करके उसमें अंदर ये लड़ाई झगड़ा करवाने वालों के बच्चे तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाके पढ़ ले रहे हैं उसमें। आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके सोशल मीडिया पे आज भी एक ही चीज़ लिखा गई है कि AIM वंचित बहुजन अघाड़ी एंड AIMIM MP, ये आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। एंड आज वंचित बहुजन अघाड़ी आपके साथ नहीं है। बहुत स्ट्रांग उनका एक वोट बेस था वंचित अघाड़ी का, जिन्होंने आपको वोट दिया था। आने वाले इलेक्शन में आप वंचित जो समाज है, जो वंचित अघाड़ी का जो एक बेस है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पिछले 5 साल के अंदर कि उनके वोट का जो आपने कैसे आपने अदा किया उनका वोट? देखिए, एक फैक्ट है कि 2019 के अंदर जब ये अलायंस बना था तो मेरे हिसाब से एक नई उमंग, एक नई चेतना, एक नई ताकत लोगों को नज़र आने लगी थी। उसमें बड़े बड़े राजनीतिक पक्ष जो है वो घबराए हुए थे इस अलायंस की वजह से, जहाँ पर 2 स्टॉलवर्ड्स राजनीति के असदुद्दीन अवैसी और प्रकाश अंबेडकर साहब एक साथ मिलकर आए थे। अनफॉर्चुनेटली ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया और उसके लिए बहुत सारे रीजंस है, उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहूँगा उसमें। लेकिन हाँ ठीक है, मेरे बारे में जो एक ये है कि पर्सनल मेरे से ही अगर नाराज़गी है तो उसमें कुछ हमारे ही लोगों का हाथ है कि जिन्होंने जाके उनके कान में भरे कि नहीं साहब ये इम्तियाज़ जलील, जबकि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा पावर नहीं है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। जो भी डिसीजंस लिए गए थे वो अवैसी साहब ने लिए गए थे, लेकिन एक इम्प्रेशन उनको ऐसा दिया गया था कि नहीं वो सब इम्तियाज़ जलील कर रहा है करके, तो ऐसा ये नहीं है। तो मैं जेन्युइनली ये कर रहा था कि यार ये अलायंस अगर कंटिन्यू रहा तो जो समाज कभी है तो लोकसभा और विधानसभा के अंदर पहुंच नहीं पाया था, उनको एक बहुत बड़ा मौका था उसमें। और वो 19 का तो छोड़ो, उसमें 2024 जो है मैं समझता हूँ इससे अच्छा मौका, क्योंकि सारे टूट गए, सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कोई इधर पड़ा हुआ कोई उधर पड़ा हुआ है उसके अंदर। ये सेना राष्ट्रवादी इतने बुरे दिन उनके आ गए हैं कि अब उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि हमारी तरफ से कौन है करके। और एक ऐसी फीलिंग है ना कि साला सब सामने बैठे हुए हैं लेकिन सब ने अपने अपने पीठ के पीछे नहीं का खंजर छुपा के रखे हुए हैं कि कब किसको घोपने का मौका मिलेगा उसके अंदर और कब। तो एक जो विश्वास जो होना चाहिए ना, वो विश्वास अलायंस कर लिया आपने, वहाँ पे बैठ के है तो एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उसके अंदर, लेकिन तीनों को मालूम है कि यार अपना कब नंबर लगता है या अपन कब किसका नंबर लगाते हैं करके उसमें। अनफॉर्चुनेट ये अलायंस होना चाहिए था। मैं मिला था, मुझे ही वॉज काइंड इनफ कि शुजात जो उनका बेटा है, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो शुजात और बड़ा साहब वो लोग मुझे मिले थे, तो उनके पास फैक्ट्स ही गलत थे, अलग थे। मैंने बोला नहीं सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, आप क्या बोल रहे हैं? तो देन ही वाज लाइक नहीं बट क्योंकि उनका हम इतना आदर कर रहा था बिकॉज ही इज़ सच अ सीनियर लीडर, तो फिर मैंने कहा सर अब आपको मैं कैसे ही फैक्ट्स आपके मैं चेंज कर सकूं, तो थैंक यू सो मच कि आप मिले मुझसे। बट राजनीति के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके कान भरने के लिए आते हैं। मुझे मेरे पास कम है क्या उसमें, रोज़ आते हैं मेरे कान में फूकने के लिए, लेकिन मैं ऐसा इतना यहाँ से सुनता हूँ और यहाँ से जो सही है मेरे दिमाग के अंदर जितना चलता है उतना एक्सेप्ट करता हूँ। इस वजह से 10 साल चला। तो हमारे शहर के, हमारे ज़िले के जो वंचित समाज के जो वोटर्स थे जिन्होंने आपके लिए वन साइड वोटिंग की थी, उनको आपका एक क्या पैगाम रहेगा? नहीं, मेरा पैगाम क्या है, मैं तो हमेशा हर भाषण के अंदर ये कहता हूँ, अगर ये समाज नहीं रहता तो मैं दिल्ली तक इनकी आवाज़ बन के पहुँचा ही नहीं होता उसके अंदर। ये समाज ने जिस तरीके से मेहनत की थी मेरे लिए, एक ताकत बनकर खड़े रहे थे, और आज मैं समझता हूँ कि ठीक है एक ह्यूज मेजॉरिटी है जो मुझे ये भी लिखते हैं कि सर मेरा वोट बेकार नहीं गया है करके, मैंने तुमको वोट किया था करके उसमें। एक है जो लगता है कि यार नहीं ये गलत हुआ है करके, तो मतलब ये समाज का एहसान तुम भुला नहीं सकते हैं, ये हकीकत है उसमें। और एक मैसेज गया था पूरे देश के अंदर कि सिर्फ अगर ये समाज अगर एक साथ मिल के अगर आता है तो क्या कर सकते हैं।
हमको तो सिर्फ या तो गलियों के नेता बना के रखे हुए थे ना कि कॉरपोरेटर बन जाओ, जिला परिषद के मेंबर बन जाओ, एमएलए एमपी जो है वो बनने वाले थे उसके अंदर। अब हमने बोले थे कि नहीं हम भी बनेंगे, हम भी आएंगे, हम भी बैठेंगे करके उसमें। तो एक शुरुआत थी उसके अंदर, जो भी हिकअप्स आए होंगे, जो भी रुकावटें, जो भी स्पीड ब्रेकर्स आए होंगे, उसको क्रॉस करना चाहिए था। तब जाकर एक फॉर्मिडेबल अलायंस बना होता उसके अंदर। खैर, कमिंग टू महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, सबसे एसेंशियल इसमें एक पिछले 5 साल में कि पिछले 10, 15, 20 सालों में कि एक मुस्लिम एमपी स्टेट ने देखा नहीं है, और यू वर द फर्स्ट मुस्लिम एमपी एटलीस्ट 2014 के बाद। तो आपके अंदर एक वो उस तरीके की पावर आप होल्ड कर रहे हैं कि आप जो भी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं वहाँ का एमपी टेंशन में आ जा रहा है। तो यू हैड ये नवनीत राणा के साथ आप उसके पास जाके वहाँ पे वो टेंशन में आ गई। ये एमपी ऐसे टेंशन ये चिल्लर लोग हैं, ये मतलब बहुत ही मतलब थर्ड क्लास मेंटालिटी के लोग हैं। इनको मतलब क्या है कि राजनीति के अंदर ठीक है आप किसी के साथ जुड़े रहिए, लेकिन इतने तलवे मत चाटिएगा उसमें। अब ये महिला भाजपा के इतने तलवे चाट रही थी और ये समझ रही थी कि मुझे भाजपा का समर्थन है तो मैं किसी को भी कहीं पर भी खड़े रह के गाली दे दूंगी और वो सुन लेगा करके उसमें। तो तू गलत लोगों से पंगा अगर लेंगी, बाकी दूसरों को तुम डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तुमको जो बोलना है उसके अंदर। हाँ, नहीं, हम तो मेरा शेर को सवा शेर है उसके अंदर। तुम अगली बार सोचेंगे उसके अंदर कि नहीं रे सबके बारे में बोल सकते, ये दोनों के बारे में बोलना अपने लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है करके। नहीं, मैं इनकी स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये बोलना है कि अगर आप बोलें आज कि मैं बॉम्बे से लड़ने का, आपने ये नया छोड़े थे कुछ तो भी, तो कि मैं बॉम्बे से अब लड़ने वाला हूँ, तो ये इज इट बिकॉज स्टेट में मुस्लिम लीडरशिप नहीं है और आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक पावर क्रिएट करे हुए है कि मैं जहाँ जाऊँगा लोग मेरे इमेज पे मुझे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि एज अ मुस्लिम आई थिंक कि भाई देयर शुड बी मोर एमपीज। एक इम्तियाज जलीली थोड़ी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर लड़ेगा। नहीं, बात ये नहीं है। मेरा ये है कि मोर एमपीज मायने नहीं रखते हैं उसमें। लोकसभा के अंदर भी 23 एमपीज है उसमें, लेकिन कितने जने बोलने वाले हैं उसमें? अगर तुम ये बोलेंगे कि अरे यार 23 है, अरे अगर वो गूंगे मुक्के बहरे है उसके अंदर तो किसी काम के नहीं है ना उसमें। अब महाराष्ट्र के अंदर के बम्बई के अंदर एमएलएज नहीं है क्या उसमें? लेकिन दिक्कत क्या है कि आधे है तो शिवसेना के ज्वाइन कर लिए है और आधे भाजपा को ज्वाइन कर लिए है। डायरेक्ट ज्वाइन करे क्या, नहीं ज्वाइन करे है। बोले हम पीछे से आके, एक कोई बोल रहा है कि मैं अजीत दादा के ज़रिए बीजेपी के साथ चले गया है, कोई बोल रहा है मैं कांग्रेस की आड़ के अंदर शिवसेना के साथ चले गया है। तो जब आपके इश्यूज़ हो रहे हैं, मीरा रोड के ऊपर आपकी दुकानें बुलडोज़र से गिराई जा रही है, हाँ, तो वो बेचारे घर में बैठ के है तो बोल रहे हैं कि अरे यार अपन ने अगर बोल डाले तो वो नाराज़ हो जाएगा, अपना अलायंस पार्टनर नाराज़ हो जाएगा। ये बोल रहे हैं यार अपन ने बोलेंगे तो वो सब खामोश बैठ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मतलब ह्यूज वैक्यूम है, एक जेन्यून लीडरशिप का। उसके नाम के लिए तो क्या है, दसियों चुन के आ जाते हैं, लेकिन जिस कम्युनिटी ने तुम्हारे ऊपर उम्मीद जताई है उससे ऐसी उम्मीद रखी है कि यार मेरे बुरे वक्त के अंदर तो मेरा साथ देंगे, खड़े रहेंगे करके, अगर तुम उन्हीं के लिए खड़े नहीं रह रहे हैं उसके अंदर, तो फिर क्या मतलब आ रहा है? फिर पर आप बॉम्बे जा रहे हैं कि क्या? मेरी तो जेन्युइनली ख्वाहिश थी कि मैं एक ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो तुमको सब मालूम है उसमें कि मुझे ख़तरों से खेलने का शौक़ है करके उसमें, कि जब 2014 के अंदर एमएलए लड़ने का था तो लोग बोलते थे यार तुम कैसा पूना में रहते हैं, पूना से औरंगाबाद आएंगे और बोलेंगे कि 28 दिन बचे हुए और बोलेंगे इलेक्शन लड़ लो करके। मैं बोला लड़ेंगे यार, देखेंगे क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे, तीसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। लड़े, जीत लिए। फिर 2019 के अंदर सारी दुनिया कहती थी अरे यार ये आदमी निकल गया है क्या, ये आदमी के अंदर अलग बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। एक मरतबा लोगों ने चुना के क्या ला लिया एमएलए, अब बोलता है एमपी बनेगा करके उसमें। तो बड़े बड़े दिग्गजा है ना अपना दिमाग लड़ा के मेरे को बोलते थे अरे इम्तियाज़ भाई ये क्या कर रहे हैं यार, ऐसा एमपी बनना इतना आसान बात है क्या? एक साहब ने तो बोले देखिए हमने इतने सालों से सियासत की है, आप हमसे तो कम से कम राय मशवरा ले लेते थे उसमें। हाँ क्या करेंगे आप, 1-1.5 लाख वोट ले लेंगे आप उसमें करके। अरे मैं बोला साहब आप कूद चुके हैं, आप तालाब में डुबकी मार चुके हैं, अब या तो पूरा डूब जाएंगे या हाथ पैर मार के है तो किनारे की तरफ चले जाएंगे। तो हाथ पैर मारे और किनारे के ऊपर पहुंच गए है करके उसमें। तो ये है कि ख़तरों से खेलने का शौक़ था उसमें। अगर ओवैसी साहब ने और अगर मेरा बस चलता तो मैं बोलता था चलिए जाके लड़ेंगे करके उसमें, क्या होगा, व्हाट इज़ मैं एक ईमानदारी से बताऊँ, मैं हारने से डरता नहीं हूँ, इसलिए मैं जीतता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, वेरी गुड यार। आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड कि
यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं हाँ उनका एक पर्सनल अटैचमेंट है टुवर्ड्स इम्तियाज हाँ जलील। है। एक पर्सनल अटैचमेंट है। यहाँ का जो वोटर है ये आपको उस तरीके से देखता है कि वो एक 50 साल की जो एक 50, 55, 60 ईयर ओल्ड की जो लेडी कॉल करती है और बोलती है साहब मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करा दो। तो कि वो भाई एक आपने एक उम्मीद ऐसी क्रिएट की है कि लोगों को लगता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इम्तियाज जलील विल बी एबल टू हेल्प अस आउट। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। एक महिला को मतलब एक हमारी बहन कॉल करके मेरे को बोलती और लिटरली डांटती है मेरे को, मैं कितना टाइम मैं तुम्हारे को फ़ोन करी कि मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढो करके मेरे को शादी करने का है करके। मैं बोला यार मैं कहाँ से ढूंढ के लेके आऊं? हमारे पास बहुत फिर एक साहब फ़ोन करके मेरे को बोल रहे साहब वो हमारी वाइफ जो है वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो ज़रा आते क्या? मैं बोला मैं क्या करूँगा आके के अंदर? बोले नहीं साहब वो दाँत के लिए बैठी हुई है करके। मैं बोला मैं क्या करूँगा आके? तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ तो भी है करके। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो एक अटैचमेंट है, एक मतलब सबको लगता है कि यार ये मेरा बंदा है, ये हमारा अपना है करके, ये मेरी प्रॉपर्टी है करके उसमें। तो मुझे भी मतलब एब्सोल्युटली ये मतलब जो अपनाइयत जो है ना उसमें मैं समझता हूँ कि करोड़ों करोड़ों रुपया भी अगर खर्च कर दे तो ये मोहब्बत है तो लोगों को नहीं मिलती है जो अल्लाह के लाख लाख करम से ये मोहब्बत यहाँ की आवाम ने ही नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, अल्लाह के फजलो करम से मतलब लोग उसी मोहब्बत से आपको मिलते हैं, देखते हैं। नहीं ये तो मतलब एक इकोनॉमिक क्लास जो एक लोग बोलते हैं कि अक्रॉस इकोनॉमिक लाइंस, मतलब इवन द मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन औरंगाबाद हैव दिस से कि तो नहीं यार हम इनको है तो अपना बोल सकते हैं। और ये मैं मुद्दा सुनाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि एक यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है यंगस्टर्स की जो बिजनेस इंडस्ट्री में काम करती है यहाँ की, एंड वो यंगस्टर्स लेड है एंड उनका एक प्रोग्राम था एंड आई वोंट नेम देम बिकॉज दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, पर उनका एक प्रोग्राम था। ये इसमें से कोई मुस्लिम्स नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मुस्लिम इशू। ये एक बिजनेस कमेटी है औरंगाबाद के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं ये। तो उनके प्रोग्राम में इन्होंने चीफ गेस्ट बनाया था खासदार साहब को, एंड आई थिंक 12 आवर्स बिफोर द प्रोग्राम उनको एक भाजपा के नेता का फोन आता है और भाजपा का नेता उनको बोलता है कि इसको मत बुलाओ, इसको कैसे तुमने बुलाया एंड ऑल दैट। हालांकि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट अ प्योरली बिजनेस प्योरली इंडस्ट्रियल दिस थिंग, जहां पर उनको भी पता है कि उनके शहर के इश्यूज विल बी 10 times बेटर प्रेजेंटेड बाय हिम। बट 12 आवर्स अगो इनको बहुत बड़े बीजेपी के नेता उनका फोन आता है और वो बोलते हैं कि तो इसको मत लेकर आओ। एंड देन इन दैट दोज किड्स दोज बॉयज दे वर लाइक नहीं यार, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दिस बफून ऑफ अ मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी वी शुड गो एंड स्पीक टू इम्तियाज भाई बिकॉज ही विल अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। मतलब एज अ सन, एज अ वोटर आई वॉज पिस्ड, आई वॉज लाइक ये कौन है यार, ये क्या है ये। बट दे केम एट नाइट एंड दे केम एंड दे आस्क्ड यू कि सर वी आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, ये इनका फोन आया। वैसा नहीं है। मैं अगर बताऊँ ना तो आप बताइए ना, आप बताइए। मुझे मतलब वो एक रात पहले है तो मतलब वो इनवाइट कर दिए मुझे कि कल सुबह है तो ये होटल के अंदर ये है करके और बहुत बड़े बड़े ये लोग आ रहे हैं करके एंड यू बी द गेस्ट फॉर द वैलिडिटी फंक्शन करके। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं बोला ठीक है करके। उसमें उसके 3-4 घंटे के बाद है तो मुझे उनके एक पदाधिकारी का फ़ोन आता है और बोलता है कि इम्तियाज़ भाई थोड़ा सा अर्जेंट मिलना है करके। उसमें मैं बोला क्यों भाई, खैरियत? और ये रात का वक्त है, मतलब काफ़ी लेट नाइट है। तो बोले नहीं थोड़ा सा एक इशू है करके, इसलिए आपको अर्जेंट मिलना है करके। तो मैं बोला आ जाओ, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या इशू हो गया होगा करके उसमें। तो बोले नहीं क्या हुआ क्या? मैं बोला मैं बताऊँ आपको क्या हुआ होगा करके। मैं बोला जैसे ही पता चला होगा कि इम्तियाज़ जलील वैलिडिटी फंक्शन के लिए चीफ गेस्ट आ रहा है करके तो तुम्हारे को दबाव आया होगा कि भैया इसको मत बुलाओ करके, और तुमने अरे बोले इम्तियाज़ भाई इसीलिए तो हम आपको मानते हैं लेकिन एक 5 मिनट दे दे करके। और वो आए और मैंने उनको क्लियर बोला उसके आई डोंट माइंड करके, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब दिस वॉज नॉट अ पॉलिटिकल ये है करके। अनफॉर्चुनेटली मतलब लोगों की सोच ऐसी ही है कि ठीक है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लड़िए, आपको जो झगड़ना है करके उसमें, लेकिन डेवलपमेंट का जब मामला आता है तो सबने आना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आई डोंट केयर। या बट इट इज़ अ स्टोरी वर्थ मेंशनिंग क्योंकि मतलब is it because this BJP minister or anybody
उनको एक नॉन मुस्लिम सर्कल्स में आपकी एंट्री नहीं होना चाहिए? इज़ इट बिकॉज एक इनसिक्योरिटी है कि भाई क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडर की तरह तो है नहीं। ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडर कौन है भाई कि भाई वो नहीं, मैं इसको नहीं कहा, एक मतलब ऐसा धर्म के या मज़हब के एंगल से नहीं देख रहा हूँ कि वो मुस्लिम ये है करके। बेसिकली आई स्पीक ट्रुथ, मतलब मैं सच्चाई बयान करता हूँ। अगर वो कहेंगे कि साहब हमारे राज्य के अंदर है तो हमने है तो इतने सारे गरीबों बेघरों को है तो हमने घर दिए है करके, और मैं खड़े रह के बोलूँगा उसके अंदर कि साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 65,000 लोग हैं तो पिछले 7 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, एक घर भी नहीं दिया गया है करके, तो तकलीफ़ उन्हें यही रहती है कि अरे यार ये आदमी सच बोल के हमारी पूरी पोल खोल डालेगा करके उसके अंदर। तो और मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको ये बोलूँगा कि भैया आप जब सत्ता के बाहर रहते हैं तो हंडा मोर्चा निकालते हैं, यहाँ पे 9 वारी साड़ी पहन के आपके भाजपा के कार्यकर्ता है डांस करते हैं, फुकट के हंडे उनको बांटे जाते हैं पानी के लिए, और सत्ता में आने के बाद है तो आप भूल जाते हैं ये सब चीज़ें कि हमको पानी अभी भी नहीं मिल रहा है करके उसमें। तो ये चीज़ें जो सच्चाई है ये इनको हजम नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं कि यार इसको दूरी रखो करके, ये बहुत सच बोलता है करके। वो तो सच मतलब इट हैज नो रिलीजियस लाइन बिकॉज आई डोंट थिंक सो उसमें। और ठीक है, मतलब उनके सोच में ये हो सकता है कि अरे यार MIM का है तो इसको तो सिर्फ मुसलमानों ने ही, लेकिन हकीकत तुम भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि n नंबर ऑफ एजुकेटेड नॉन मुस्लिम्स नहीं, इवन अनएजुकेटेड, एजुकेशन हैज नथिंग टू डू विद इट। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मतलब गरीब तबके से आते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बट दे आर लाइक नहीं यार उम्मीद की किरण तो यही है। तो ठीक, कहीं ना कहीं से उन्हें डर लगता होगा कि भैया इसको कहाँ और अपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं करके उसमें। खैर वो उस इंसिडेंट से आते हैं हमारे पास पिछले 3 इयर्स में इट वाज द मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू औरंगाबाद। और क्या थी वो? वी हैड मल्टीपल मिनिस्टर्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑल दैट। ये आपसे 10x ज़्यादा पावर रखने वाली पोस्ट थी, एक MP से 10x ज़्यादा, स्टेट मिनिस्टर्स मोर देन 10x कि भाई ये देश का बजट इनके हाथ में है, ये औरंगाबाद शहर को तो पुश कर ही सकते थे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम भगवत कराड़, द मोस्ट पावरफुल लीडर, देन कमिंग टू अंबादास दानवे, ऑपोजिशन लीडर, and then राव साहब दानवे, रेलवे मिनिस्टर। डू यू थिंक कि कुछ हुआ? और कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? नहीं मतलब एक्सपेक्टेशन, ये एक फैक्ट है कि इतना गोल्डन पीरियड शायद ही औरंगाबाद में पहले कभी आया होगा या आगे आएगा करके, जहाँ पर एक ज़िले के 6 मिनिस्टर्स, जिसमें से 2 है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और 4 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे हैं। तो एक शहर को पूरा बदलने का और मतलब इसको एक आइडल सिटी बनाने का एक मौका था उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा उसके अंदर कि शहर से ज़्यादा अपना घर कैसा चलाया जा सकता है, अपना घर कैसा भरा जा सकता है करके इसी के अंदर लगे रहे उसके अंदर। वरना मैं अगर आज ये पूछूंगा कि औरंगाबाद से क्या वजह है कि हमने लखनऊ को, हमने केरला को, साउथ को हमने ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं दे सके, यू हैव अ रेलवे मिनिस्टर। हम अगर ये जो आदमी ये दावा करता है कि पूरे देश का फाइनेंस मेरे पास है करके, उसमें शो मी वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बता दीजिएगा कि उसने है तो पूरे बैंक्स का CSR फंड लेके आया है और CSR फंड लेके आके यहाँ पर है तो ये करा है, बल्कि है तो उल्टे कामा कैसे किए हैं मैं बताता हूँ तुम्हारे को। नितिन गडकरी सबसे बेहतरीन मिनिस्टर, मैं गया उनके पास, मैं बोला सर आप पूरे शहरों को है तो फ्लाईओवर दे रहे हैं, हमारे औरंगाबाद को भी एक फ्लाईओवर मिलना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी बोला, उनके घर पे गया, उनको जाके पूरा समझाया एंड ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने इमीडिएट इंजीनियर्स, उनके पूरे स्टाफ को बुलाया और ये तय हुआ कि भाई वालूद से लेके चिकलठाने तक है तो हम एक फुल फ्लाईओवर बनाएंगे करके, ताकि हमारा जो मेन जो हमारा शहर का जो लाइन है उसके अंदर हम ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए है तो ऊपर का ऊपर ही है तो गाड़ियाँ निकल जाएंगे, जो शहर में नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। कराड़ साहब मंत्री बन गए, अब कुछ तो भी नया देना था उनको सिस्टम मालूम नहीं थे कि वहाँ पे कैसा चलता है करके, तो उन्होंने बोले नहीं हम एक काम करेंगे, हम ये फ्लाईओवर के ऊपर है तो एक ट्रेन भी लेके आएंगे करके, हम एक ट्रेन चलाएंगे उसके ऊपर, मेट्रो लेके आएंगे करके। तो मैंने उनको फ़ौरन बोला कि मैं बोला साहब ये फिजिबल नहीं है करके, आई एम देयर ऑन अर्बन डेवलपमेंट कमेटी, ये नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी होना चाहिए
और मतलब हमारा शहर का जो पॉपुलेशन है आज के उसके अंदर है, तो ये सैंक्शन नहीं होगा, तो प्लीज़ आप वो फ्लाईओवर को मत रुकवाइएगा करके। लेकिन वो ज़िद के ऊपर अड़े रहे कि नहीं मैं लेके आऊँगा। बाद में पता चला कि हमने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। हाँ, सिर्फ 7 करोड़ रुपये तो साहब ने उसका DPR तैयार करने के लिए है तो एक एजेंसी को दे डाले। अब वो 7 करोड़ के अंदर से हिस्से कैसे हुए हैं करके ये भी सब लोगों को मालूम है, सिर्फ DPR तैयार करने के लिए। और वो DPR जब उन्होंने आगे भेजे तो उन्होंने, उनके रेलवे वालों ने बोले ये काहे के लिए भेजे, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं है करके, उसमें किस हिसाब से तुमने बनाए। तो मैंने तो उस वक्त ये डिमांड किया था कि उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर और कराड़ साहब ने अपने जेब से है तो 7 करोड़ रुपये है तो पब्लिक को वापस करना। क्योंकि तुमने सिर्फ अपने अहंकार को और सिर्फ अपना बड़ापन दिखाने के लिए है तो ये 7 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया है। तो जो ठीक काम होने वाले थे वो तो करे ही नहीं है, ऊपर से है तो ऐसे नए ख्वाब दिखा दिया। ऐसे फ्लाईओवर जा रहा, बोले उसके ऊपर हम ट्रेन लेके आएंगे। अरे मैं बोला मेरे भाई पहले फ्लाईओवर जाने दे, उसके बाद जो ट्रेन का सपना दिखा करके उसमें। तो आप पता चला है कि फ्लाईओवर भी गया और ट्रेन भी गई है करके, अब फिर से लड़ना पड़ेगा उसके लिए। वाह। वन मोर थिंग जहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक कम्युनिकेशन गैप रहा इज़ औरंगाबाद का सिटी और औरंगाबाद का ग्रामीण आर टू डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स। मतलब जो सिटी की राजनीति है उसका ग्रामीण से कुछ नहीं है, और जो ग्रामीण की उसका सिटी से कुछ नहीं है। तो स्टेटिस्टिकली चंद्रकांत खैरे जो इलेक्शन लड़ते थे और जो जीत के आते थे वो सिर्फ ग्रामीण में उनको वोट मिलते थे, उनको शहर का जो पढ़ा लिखा तबका है कोई गिनता नहीं था। आपके इलेक्शन में जो डिफरेंस आया कि जो सिटी का वोटर है उन्होंने आपके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस जताया वर्सेस ग्रामीण। तो लाइक ग्रामीण के अंदर आई थिंक पूरा मिलाकर भी अगर गंगापुर, वैजापुर और कौन सा है कन्नड़, उसको अगर काउंट करें तो इट कम्स अप टू अबाउट 1.2 लाख 1.3 लाख वोट्स, विच इज़ वेरी पुअर, वेरी बैड। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम थे, ज़्यादा आप पहुंच नहीं पाए, आप एक एक दिन में 10-10 गांव पहुंच रहे थे। तो ग्रामीण, औरंगाबाद ग्रामीण जो है, ये 5 साल में आपने क्या देखा, क्या सीखा, एंड व्हाट इज़ योर मैसेज टू देम? जैसा पहले 5 साल में आप जब आमदार बने तो आपको शहर का पूरा डेवलपमेंट समझ में आ गया, तो बीइंग एन MP वाज मच ईजियर। आपको मालूम था कि भाई यहाँ पे ये करना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ये करना है। बट ग्रामीण का अभी वो ZP, ग्राम पंचायत, सरपंच, ये लोगों का आपके साथ पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड व्हाट डू यू थिंक कि वो लोग कभी क्या सोच रहे हैं इम्तियाज़ जलील के बारे में? नहीं, एक ये है, ये फैक्ट है कि ग्रामीण के अंदर जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, चाहे वो मेरा पीरियड रहो या किसी और का भी पीरियड रहो उसके अंदर। एंड देयर इज़ मैसिव करप्शन इन डेवलपमेंट वर्क्स। अगर वहाँ पे होता भी है, हाँ, तो 3rd क्लास किस्म की सड़क बना दी जाती है। वहाँ के जो स्कीम्स है वो बराबर लोगों को पहुँच नहीं पाते हैं। किसानों के बारे में है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन उनके पास तक वहाँ पे स्कीम्स पहुँच नहीं पाती है करके। तो ग्रामीण के अंदर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा और क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो शिक्षा के बारे में कितने अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने शिक्षा को फैलाने का क्या काम किया है करके। जबकि एक ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सर्वे करवाने लगाया तो 3330 ऐसे ज़िला परिषद के सरकारी स्कूल्स के क्लासरूम्स है कि जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है, टपकता हुआ टीन है। हाँ, तपती हुई धूप के अंदर वो टीन के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं करके। तो मैं बार बार है तो मीटिंग के अंदर ये कहता हूँ कि साहब 2 सड़क कम बना दीजिएगा लेकिन वो क्लासरूम बनाइएगा करके। हाँ, तो अब उसके लिए है तो उसके लिए फंड्स अलॉट होना शुरू हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि मैं कंटिन्यूस परसुएशन करते रहता कि साहब 2 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दीजिएगा, 2 रोड कम कर दीजिएगा उसके अंदर, लेकिन ये बच्चों को है तो अच्छा बैठने के लिए स्कूल के ऊपर पक्की छत बनवाइए डालिएगा करके। तो ये सब काम है, कुछ काम कर पाए, कुछ अधूरे है उसमें। और जैसा मैंने बताया है कि अगर वो 2 साल मिल जाते थे तो मेरी जो प्लानिंग थी कि ग्रामीण के अंदर मैंने इतना पैसा खर्च करना है करके, तो 2 साल तो आपको ज़ीरो बजट। मोदी जी ने बोले कि नहीं मैं वहाँ पे नया पार्लियामेंट हाउस बना रहा हूँ जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है ताकि मेरे खासदार आराम से बैठ सके AC के अंदर। तो उन्होंने हमको 1 रुपया भी नहीं दिए 2 साल कोरोना के नाम के ऊपर। तो 3 साल इज तकरीबन 15 करोड़ का फंड। 15 करोड़ का फंड। अब आप सोच लीजिएगा कि 15 करोड़ के अंदर है तो आपने कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, सोएगांव, खुल्लाबाद, औरंगाबाद के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज 15 करोड़ के अंदर क्या होता। और दूसरा जो फंड है स्टेट गवर्नमेंट से भी मिल सकता है लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री मुझे देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ के नेता उनके ऊपर दबाव डालते थे कि साहब याला न कूदिया,
इसको पैसे देंगे तो ये काम करेगा, और ये काम करेगा तो फिर लोग है तो इसका साथ देंगे करके उसमें। तो बड़ी रुकावटें मेरे ताल्लुक से लेके आए हैं करके, लेकिन जितना ला सकता था खींचतान के लेके आया, जितना कर सकता था करा। तो औरंगाबाद और सिटी और रूरल में क्या क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं, जो यहाँ का जो ग्रामीण के वोटर है वर्सेस द सिटी वोटर? नहीं, ग्रामीण के वोटर ये है कि एक मर्तबा वो आपको पसंद कर लिया है तो फिर तुम दुनिया की ताकत लगा दो उसके ऊपर, तुम उसको पैसे से ख़रीदने की कोशिश करो, तुम उसको क्या क्या लोभ दे सकते हैं लुभाने की कोशिश करो, वो आपको बहुत ही मतलब भोला भाला सीधा सादा ग्रामीण का वोटर होता है उसमें। अगर आप उसके लिए कुछ काम कर पाए, मतलब मैं देखता हूँ मेरे पास जो ग्रामीण के लोग जो आते हैं उसमें, उनको मतलब उनको उनके दिमागों में ऐसी बात डाली गई है कि भैया ये जैसे मेरे पास एक गांव के है तो 3 जीप भर के लोग आए और पूरा रूम भर गया मेरा, सब एजेड लोग थे गांव के पटेल लोग, कोई बोलने को तैयार ही नहीं कि क्यों आए हैं करके उसमें। तो मुझे समझ गया कि इनके अंदर कुछ ना कुछ तो भी दिक्कत है करके। तो एक दूसरे को बोल रहे तू बोलना, तो बोलता नहीं तुम ही सांगा ना करके। तो मैं समझ गया कि यार ये कुछ तो भी मेरे से कुछ ऐसी चीज़ बोलना चाह रहे हैं जो उनके लिए अनकम्फर्टेबल। मैं बोला काका काय है मेरे से अगर हो सकेगा तो मैं करूँगा। तो उनको बोलना ये था कि साहब हमारे गाँव के अंदर एक राम मंदिर बन रही है तो उसके लिए हमको सभागृह बनाने का है करके। तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये एमआईएम का खासदार है, हम इसके पास जाके हो तो बोलेंगे क्या। तो मैंने कहा की काका याच्यामध्ये काय आहे की हे माझा पैसा थोड़ी आहे, तुमचा पैसा आहे करके उसमें। और मैंने उनको 10 दिन के अंदर उसका सैंक्शन भी करवा के दे दिया है, 11वें दिन से उनका काम भी शुरू करवा दिया है, वो सभागृह बन गया। तो एक दिन मैं गांव से गुजर रहा था तो वो पूरे के पूरे रोड के ऊपर खड़े हो गए थे आके कि साहब तुमचा सत्कार करायचा है करके। तो मतलब उनको ऐसा लगा कि यार हमको तो ये बताया गया था कि यार ये तो मुसलमान है, ये तो एमआईएम का है, ये हमारा काम करेगा कि नहीं, राम की भगवान राम का मंदिर के अंदर सभागृह चाहिए उनको। तो मैं बोला यार मेरा पैसा थोड़ी है, ये तुम्हारा पैसा है, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा हूँ करके। तो आज कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अटैचमेंट आया कि नहीं यार ये आदमी जेन्युइन सबके लिए है करके। वेरी सरप्राइजिंग, मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया टीम इतनी स्ट्रांग है कि आपके ग्रामीण के काम दिख के आते ही नहीं, नज़र ही नहीं आते, विच इज़ एक्चुअली अ वीक पॉइंट। हाँ, कि आपके जो ग्रामीण के अगर 15 करोड़ में से आई एम अज्यूमिंग 5-7 करोड़ अगर आपने है तो ग्रामीण में दिए हैं, तो वो 5-7 करोड़ का काम हाउ डू आई गेट टू सी इट, लाइक यू नो मेरे को वो ठीक है सारी दुनिया को नहीं पता होगा, लेकिन उन गांव के लोगों को ये मालूम है कि ये है करके। अभी कुछ दिन पहले कोई एक शेजूर नाम का हमारा आदर्श का एक बंदा है, उसने अपने गांव के लिए एक सभागृह के लिए मुझसे ये कहा, तो मैंने सभागृह उसका सैंक्शन किया। और जब मैं गांव के अंदर गया तो उन लोगों ने घोड़ा वोड़ा निकाल के रखे थे, बोले नहीं साहब आपको घोड़े के ऊपर चलना है करके। तो घोड़े के ऊपर बिठा के वो गांव के अंदर लेके गए। और जब उनका भाषण हो रहा था तो उनके सरपंच ने बोला कि हमको इतना ये अभिमान है ये खासदार के ऊपर कि इस गाँव के अंदर एक भी मुसलमान का घर नहीं है। बोले हमारा एक कार्यकर्ता गया, बोले साहब को बोला कि हमको ये चाहिए करके, हनुमान मंदिर का ये बनाना है, और उन्होंने सैंक्शन कर दिया बोले और आ गए है करके। तब मुझे ये पता चला कि अच्छा गांव के अंदर एक भी मुसलमान नहीं है। तो मैं बोला यार हर चीज़ को तुम है तो ये एंगल से क्यों देख रहे हैं करके। तो आज वो पूरा का पूरा गांव जो है मुझे देखने का उनका नज़रिया जो है मेरी तरफ देखने का वो टोटली बदल गया है। तो है मतलब ठीक है दुनिया को नहीं पता होगा कि हमने क्या काम किया है, लेकिन कम से कम उस गाँव के लोगों को तो ये पता है कि भैया ये बंदे ने ये काम किया है करके। अब वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो 4 लोगों को बोले बताए कि भैया लोगों के बहकावे में मत आओ कि ये खासदार ऐसा है। एक कमिंग टुवर्ड्स द एंड, थैंक यू। औरंगाबाद ज़िले के मुस्लिम्स जो हैं, जो आपके मेन कोर फॉलोअर्स एंड वोटर्स रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर फेयरली वेरी प्राउड ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ आपके पिछले 5 साल रहे, उनके लिए पिछले 5 साल आपको कैसा लगता है, कैसे गए? लाइक व्हाट डज अ मुस्लिम थिंक टुडे? आज का माहौल इस देश का इतना इस्लामोफोबिक होता जा रहा है, बीजेपी 400 सीट की तरफ जीतने की कोशिश कर रही है, और उन 400 सीट में से मेरे हिसाब से वो एक भी मुस्लिम को टिकट देने नहीं वाले हैं और ना ही जिता कर लाने वाले हैं। तो जब आपको मालूम है कि आपकी किटी सिर्फ ऑपोजिशन में ही रहने वाली है, आपकी लीडर सिर्फ ऑपोजिशन में ही रहने वाले हैं, तो व्हाट वुड यू से टू द मुस्लिम्स ऑफ औरंगाबाद वर्सेस टू द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कि आज का माहौल ऐसा है कि इज देयर अ नीड ऑफ न्यू लीडरशिप,
क्या आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दिस इज़ द न्यू इंडिया, आप अब इसी मोदी के राज में रहने वाले हैं? नहीं ठीक है ना, ठीक है, मतलब देखिए, मतलब वो ख्वाब देख रहे हैं और वो किस हद तक वहाँ तक पहुँच पाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मोदी जी ने बहुत छोटा सा ख्वाब देखा है। उन्होंने 543 का ख्वाब देखना चाहिए था कि मैं है तो अब इस बार है तो 500, और फिर मतलब पार्लियामेंट ये वो को लॉक लगा देना चाहिए था। मोदी जी अपने घर के ऊपर अमित शाह के साथ बैठना चाहिए था, बोलना था ये कायदा हम दोनों ने मिलकर आज के दिन पास कर लिए, दोनों तालियां बजाना था, उसके अंदर अपोजिशन का रोल ही नहीं रखना चाहिए था। एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की भी ज़रूरत होती है उसमें, और हमें इस बात का फ़ख्र है, मैं हूँ चाहे असदुद्दीन अवैसी साहब हो, इतने सारे एमपीज़ होने के बावजूद भी कई ऐसे एमपीज़ ये बोलते हैं कि यार रियल अपोजिशन का रोल तो तुम दोनों मिलके ही निभाते हैं करके, कि जहाँ पर सरकार को घेरना है, जहाँ पर मुद्दों को उठाना है करके, तो आंकड़े मायने नहीं रखते हैं इसमें। तो मेरा यही कहना है, अगर इस देश के अंदर हम 2 की जगह अगर हम एक 5 एमपीज़ 6 एमपीज़ अगर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वी कुड बी द वॉइस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जो अनफॉर्चुनेटली आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको टच करना नहीं चाहता, आपके बारे में बोलना नहीं चाहता। उनको ये डर होता है कि मैंने अपनी ज़बान से मुसलमान निकाला कि हिंदू लोग मेरे पास से भाग के निकल के चले जाएंगे। सो नोबडी वांट्स टू इवन कम क्लोजर टू दैट सब्जेक्ट ऑफ मुस्लिम्स। तो कोई भी आपके बारे में बोलेगा नहीं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं तो मैं ये चाहूँगा कि भाई आपकी ये स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए ताकि आपकी आवाज़ वहाँ पर बुलंद हो सके, आप लड़ सके, बिकॉज टाइम्स आर गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। मतलब ये आप भी मान कर चलते हैं और देश का मुसलमान भी ये समझ रहा है कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल जाने वाला है करके, कि जिस तरीके से आपको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, इसमें अलग अलग नए नए कानून लाकर है तो सिर्फ आपको निशाने के ऊपर रखा जा रहा है, आपको एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है ताकि आप है तो पंचर की दुकान के ऊपर ही बैठे रहे, आप ऑटो रिक्शा ही चलाए है करके। तो हमारे को एज अ कम्युनिटी वी नीड टू कम टू अ कंक्लूजन। हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि सरकार अगर मेरे रास्ते बंद कर रहा है कि मेरे बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाह रहा है, सो एज अ कम्युनिटी वी विल हैव टू टेक अ डिसीजन। हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ये हमारे को डिसाइड करना पड़ेगा उसके अंदर, और हमारे कम्युनिटी लीडर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने अगर ये बोल डाला कि नहीं अब थोड़ा सा हम मस्जिद इतनी सारी मस्जिदें बन चुकी है, वो मस्जिदों को भरने का काम करे, हाँ, और आप पैसा अगर जमा कर रहे हैं तो हम स्कूल बनाने का काम करें करके उसमें, हाँ, और ये एवरीबडी विल हैव टू चिप इन, हाँ, मतलब क्राउड फंडिंग करना पड़ेगा इसके लिए, हाँ, आप किसी के ऊपर ये नहीं बोल सकते हैं कि तू बना दे स्कूल करके उसमें, हाँ, तुम्हारी हैसियत अगर 10 रुपये की है तो तुमने 10 रुपये देना, इनकी 100 रुपये की है तो 100 रुपये देना, मैंने 1000 की है तो मैंने 1000 देना उसमें। लेकिन ये कम्युनिटी स्कूल्स हम बनाने का इस बारे में सोचना चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट हम सबको मिलकर लेने की ज़रूरत है करके इसमें। और क्राउड फंडिंग जो है वो सिर्फ है तो इसके लिए नहीं है, इसमें आप पॉलिटिक्स के अंदर भी अच्छे लोगों को लाने के लिए कहीं ना कहीं से आपको क्राउड फंडिंग करना है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी वेदर इट इज बीजेपी, जो हजारों करोड़ रुपया आज उन्होंने लॉन्च करे बॉन्ड्स के नाम के ऊपर या क्राउड फंडिंग के नाम के ऊपर लोगों से जमा कर रहे हैं। अगर इम्तियाज़ जलील बोला कि भैया इलेक्शन लड़ने का है, थोड़ा सा ये है करके, अरे बॉस तुमको कहीं कोई ज़रूरत है, ऐसे बोलने वाले भी लोग मिलेंगे आपको उसके अंदर, लेकिन वो लोग भी मिलेंगे जिनको जेन्युइनली मालूम है कि नहीं यार, मतलब इलेक्शंस अगर हमको लड़ाना है, क्योंकि हर पैसे वाला जीत के आएगा ऐसा नहीं है इसके अंदर, कुछ गरीब लोग भी होंगे जो जेन्युइनली समाज के लिए तड़प रखते हैं, काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करने के लिए। और मैं ये बात है तो असद साहब को मैं बड़ा स्ट्रांगली ये पिच कर रहा हूँ कि नहीं सर, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर है तो हमने भी है तो कहीं ना कहीं क्राउड फंडिंग के बारे में हमने सोचना चाहिए। व्हेन एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज़ डूइंग, आप क्या मतलब आज का मुसलमान 100 रुपये नहीं दे सकता है, आज का मुसलमान अगर जो अच्छी पोजीशन के ऊपर है क्या 1000 रुपये 500 रुपये नहीं दे सकता है पूरे इंडिया लेवल के ऊपर? दे सकता है, वो अपना कोलकाता का वो ठीक है ना, वो बच्चे ने करा है 10 करोड़, ही रेज्ड 10 करोड़। तो मतलब नहीं, आई एम वेरी प्राउड कि भाई आज मुस्लिम्स के अंदर एक है, अगर आप लेकिन उनके पास एक मतलब ये है कि लोग मेरे को इसी के बारे में बोलते हैं कि अरे साहब वो जैसे ही लोग तो फिर लोग तो चढ़ना शुरू कर डालते हैं कि इतना आया था इतना चले गया है करके। अरे ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हमने करना चाहिए उसके अंदर। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जब तक नहीं होगा, हाँ, आपके इश्यूज सॉल्व नहीं होने वाले हैं, आपके प्रॉब्लम्स और एग्रेवेट होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, वो कम नहीं होने वाले हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। फाइनली लास्ट सेगमेंट,
महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के अंदर महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल्स, महाराष्ट्र जितने भी मराठी न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके आए दिन प्रोग्राम्स होते रहते हैं, महाराष्ट्र ऑफ द ईयर, ये ऑफ द ईयर, ये ऑफ द ईयर, बट दे डोंट इनवाइट मुस्लिम्स इन दैट. अब मुस्लिम्स इनवाइट करो नहीं करो एंड ऑल, बट दे डोंट. मैंने उनके नोटिस किया हुआ उनके स्टेज शोज, दे विल प्ले द सेम प्ले बुक कि यही एक सेट ऑफ लीडर्स जिनको हम बुलाएंगे. टू फर्क नहीं पड़ता है ना? नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि जाना है. अरे मैं क्या भाई, कॉफी विद करण पे जाओ ना जाओ, ये अपना कॉफी विद करण है ना. नहीं तो अपनी तो सोच क्या है, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं है, सीने से लगाए फिरते हैं तुझे तेरे चाहने वाले. वाह वाह, और क्या चाहिए इसके अंदर, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? कुछ नहीं तो नहीं, दिस इज अ रियलिटी. आपको जरूरत नहीं है कि आपके अखबार के अंदर कितने लोग आपके बारे में छाप रहे हैं, टीवी पे आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं करके. उसके बावजूद भी अगर आपको अपने सीने से लगाए फिरते हैं आपके चाहने वाले, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिएगा उसके अंदर. ओके, तो कॉपिंग वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स, मैं आपके सामने एक लीडर का नाम लूंगा, आप एक 1 लाइन एडवाइस उनको क्या देना चाहेंगे. ओके, वील स्टार्ट, वील डू 10 लीडर्स, देखेंगे क्या निकलता है इसमें से. तो स्टार्टिंग विथ नंबर 1, नरेंद्र मोदी. 1 लाइन एडवाइस. 1 लाइन एडवाइस. थोड़ा फेंकना कम करो. अरे नंबर 2, राहुल गांधी. राहुल गांधी, अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा. कर ही रहे, 20 साल से लॉन्च कर जा रहे हैं. अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके अंदर. यू आर नॉट, मतलब उस लेवल के ऊपर आप पहुंचने के लिए अभी आपको बहुत टाइम लगेगा. नंबर 3, उद्धव ठाकरे. मेरे हिसाब से एक, आई पर्सनली फील एक जेन्युइन लीडर है, जो काम अच्छा किया है, जितना भी उसको टर्म मिला था उसके अंदर. और एज ए ह्यूमन बीइंग ही मे बी गुड, एज अ पॉलिटिशियन नो. इसका ये मतलब नहीं कि खैरे साहब को वोट देना है, ठीक है. नंबर 4, शरद पवार. शरद पवार, मतलब जो लोग उनके बारे में बोलते हैं कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो वो करते हैं वो बोलते नहीं है करके, वो सच है. यू डोंट नो मतलब शरद पवार साहब का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है करके, ओनली ही नोज. एकनाथ शिंदे. एकनाथ शिंदे क्या कहें. एकनाथ शिंदे, उनके लड़के के बारे में पूछ लिया होते तो मैं श्रीकांत शिंदे. श्रीकांत शिंदे के बारे में अच्छे, मतलब मुझे, मतलब एज अ जितने भी यंगस्टर्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, उसमें ये सब एजुकेटेड बच्चे हैं. श्रीकांत, एकनाथ शिंदे साहब, नहीं मुझे बड़ा डिफिकल्ट है. कुछ एडवाइस देना. ठीक है, मैन नीड्स नो एडवाइस. फाइनली कमिंग टू द लोकल पॉलिटिक्स. नहीं, यहाँ पे कोई भी लीडर नहीं है भाई, तुम किसी का भी नाम ले लेंगे उसके अंदर, यहाँ पे कोई भी लीडर नहीं है. अरे मैं तो खैरे साहब का नाम ले रहा था. खैरे साहब का नाम ले रहा था मैं. नहीं, खैरे साहब, मतलब मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं करके अगर 20 साल अगर वो आदमी ने, तो उससे ज़्यादा होशियार कोई हो नहीं सकता है. कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 20 साल चुनकर आया हूँ उसमें, तो मैंने पब्लिक को कैसा बेवकूफ़ बनाया हूँ 20 साल करके. ये इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. हाँ, आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स, अभी किसी का क्लैरिटी है नहीं. तो खैर, दिस वाज गुड 1 hour कॉन्वर्सेशन. 1-2-3 सवाल हम भी कर सकते क्या आपसे? पूछिए ना, आप खुल के पूछिए. जो पूरा सवाल जो है वो पूरा शहर पूछना चाहता है. बिल्लो जी, तुम्हारे बाप को तुम शेरवानी में कब देखना अरे अब्बा हर 2 दिन में शेरवानी में रहते हुए. खाजी साहब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे, और क्या बोले काजी साहब. नहीं, इलेक्शन हो जाए फिर कर लेंगे सुकून से. लेट यू थैंक योर स्टार्स. नहीं, मेरे घर वालों को ये मैसेज दे दूं मैं उसमें कि इलेक्शन है, तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मोदी जी जल्द से जल्द है तो इलेक्शन करवाए करके. इलेक्शन में क्या होगा देखा जाएगा, उसके अंदर बच्चा शादी कर लेगा जल्दी से. हाँ, यस. और कोई सवाल आपका शादी के बगैर? हाँ,
नहीं, आप बेंगलोर में चले गए हैं, थोड़ा सा आपके भी चाहने वाले लोग हैं यहाँ पर। ओह यस, गुड, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। आपके भी चाहने वाले लोग हैं। अब आप बेंगलोर में जाके जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस शहर से बिल्कुल कट ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि कई ऐसे मैंने नौजवानों को देखा हूँ जो इम्तियाज़ जलील से ज़्यादा बिलाल जलील से मोहब्बत करते हैं उसमें। तो टच में रहिएगा, ऐसा भाग मत जाइएगा उसमें। नहीं, यहाँ पे मैं रहा, और अगर मैं यहाँ पे 2 दिन भी अगर घूमने लग जाऊँ हाँ। तो आपके अतराफ वाले बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये देखो लेगेसी बिल्डिंग हो रही है और इनका बेटा भी अब इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है ना उसमें, मतलब लेकिन ये है कि अगर तुम दुनिया वालों के हिसाब से अगर चलना शुरू कर डाले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उसके अंदर। तो जो आपको क्रिटिसाइज करने वाले, जो आपके बारे में बैक बाइटिंग करने वाले हैं, पीछे बोलने वाले हैं, वो हमेशा एक तबका रहने वाला है, उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे चलना। मेरा 10 साल का सीक्रेट यही है इसके अंदर। अरे चल रहे यूँ करते हुए मैंने आगे 10 साल। तो वुड यू रेकमेंड कि तो क्या आई कैन ऑल्सो ट्राई पॉलिटिक्स वन डे? कौन तुम? हाँ, क्यों नहीं, मतलब व्हाट इज द, हाँ मतलब करना चाहिए। नहीं, आई वांट टू नो कि डू आई हैव व्हाट इट टेक्स? हाँ, यू हैव व्हाट इट टेक्स, तुम्हारे अंदर है वो क्वालिटी, वो कलाकारी है मेरे अंदर। नहीं, लेकिन मेरे से अगर आज पूछेंगे कि मतलब जिस तरीके की गंदी राजनीति आज के दिन हो रही है, हाँ। तो उसको देखते हुए मैं नहीं चाहूँगा कि मतलब कोई तुम्हारे जैसा एक यंगस्टर है तो इसके अंदर आना चाहिए। बहुत गंदा दौर राजनीति का चल रहा है। नहीं, अब आज माहौल ऐसा है कि मैं बेंगलोर में हूँ तो मुझे बिल गेट्स मिल रहे हैं, मुझे माई जॉब इज़ ग्रेट, आई एम वर्किंग विद निखिल कामत, इट्स ग्रेट। हाँ। तो ये छोड़ के यू आर सेइंग आई शुड साइन अप फॉर अ लाइफ जहाँ पे मतलब आई हैव टू इग्नोर एवरीबडी, व्हाट एवरीबडी हैज टू से, वैलिडेशन उनका इम्पोर्टेंट नहीं है और बस। हाँ, नहीं मतलब अगर क्वालिटीज़ की अगर बात करेंगे तो तुम्हारे में तुम्हारे फादर के जीन्स है, तुम भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो दौर 10 साल पहले था और आज का जो वक्त है वो बहुत ही ख़राब है। तो एज अ फादर आई वुड नॉट वांट यू कि पॉलिटिक्स के अंदर आए करके उसमें। बट एज अ पॉलिटिशियन यू सी की कलाकारी है इसके अंदर। हाँ है। अब उसको कलाकारी नाम दो, कुछ भी नाम दो उसमें। नहीं, आई थिंक पॉलिटिक्स इज अबाउट कलाकारी। यू कैन बी अ ग्रेट लीडर बट यू कैन नॉट बी अ ग्रेट इलेक्टेड लीडर। वो सबके अंदर नहीं है। हाँ, वो सबके अंदर नहीं सबके है। अंदर। वो मैंने भी करोड़पतियों को देख लिया है शहर के अंदर। हाँ। नाव डूबती गई, पैसे उड़ते गए, पर या अल्लाह फॉरगिव मी। नहीं, अगर नीयत अगर तुम्हारी साफ है तो बिल्कुल तुम्हारे को ऊपर वाला भी मदद करता है उसमें। डन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दिस वाज एन अनाउंसमेंट फॉर योर, एक्चुअली फॉर माय यूट्यूब चैनल अगेन, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शन। वी विल और ऐसे वीडियोस करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा यूट्यूब राउट लें, और क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज इन इंडिया, औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हर गांव में जाकर मैं एक दिन दूं, तो वो प्रैक्टिकली इज इम्पॉसिबल। तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर ऑन द मूव। नहीं, एक चीज़ मुझे भी समझ में आती है कि बहुत सारे गांव वालों की एक शिकायत है कि साहब आना चाहिए करके, और मैं जैसा लोगों को बताता हूं कि यार मैं मतलब मेरे पास डेली है तो जनता दरबार भराता हूं करके। तो अगर किसी दिन मैं औरंगाबाद से बाहर रहा तो गांव वाले जो दूसरे गांव के लोग जो मेरे पास डेली आते हैं उनको मायूस जाना पड़ता है कि अरे यार साहब नहीं है करके उसमें। तो इंस्टेड ऑफ मी गोइंग देयर, कई ऐसे लोग थे जो मतलब मेरे पास आके है, तो अल्टीमेटली मैं जाना क्या उनका आना क्या, मिलना मायने रखता था उसके अंदर, और मैं मिला हूँ लोगों से। डन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई लव इट।